हेलो हेलो विद्यार्थी मित्रों। मैं आज आपको हिंदी मीडियम कक्षा 7 के गणित विषय का चैप्टर 1 जिसका नाम पूर्णांक है उसका 1.1 पढ़ाने जा रहा हूँ। उसे आप कृपया ध्यान से सुनिएगा। इसमें प्रश्नावली 1.1 में पहला प्रश्न है हमारा, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस, जिसे कि इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है वो भी दिया गया है, में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। जिसमें एक संख्या रेखा बनाई गई है और इसमें आपका नंबर लिखा हुआ है। प्लस के स्थान ज़्यादा थे इसलिए प्लस की तरफ जो है वो संख्या ज़्यादा है, और माइनस की तरफ स्थान कम थे इसलिए माइनस की तरफ कम संख्या रखी गई है। अब पहला है लाहौल स्पीति, दूसरा है श्रीनगर, तीसरा है शिमला, ऊटी और बेंगलोर। लाहौल स्पीति को यहाँ पर -8, श्रीनगर को -2, शिमला को 5, ऊटी को -14 और फिर बेंगलोर को 22 बताया गया है, ऊटी को 14 बताया गया है। अब आगे देखते हैं हम क्या बोला इन्होंने पहला प्रश्न में। पहले प्रश्न में इन्होंने कहा, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान बताइए। दूसरा प्रश्न, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। तीसरा प्रश्न है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। फिर अगला प्रश्न है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो पहला प्रश्न, पहले क्वेश्चन ए को हम हल करते हैं। दी गई संख्या रेखा के लिए उसमें स्थान और तापमान को एक बॉक्स बनाएंगे हाँ, और उस बॉक्स में बाईं तरफ स्थान, दाहिनी तरफ तापमान लिखते हैं। और फिर संख्या रेखा पर लिखे हुए स्थानों को, जैसे कि लाहौल स्पीति, ऊटी, श्रीनगर, बेंगलोर और शिमला, ये 5 स्थानों का नाम लिखते हैं। अब तापमान की तरफ दाईं तरफ लाहौल स्पीति में कितना टेम्परेचर था, तो -8 डिग्री, ऊटी में 14 डिग्री, श्रीनगर में -2 डिग्री, बेंगलोर में 22 डिग्री और शिमला में 5 डिग्री। आप चाहो तो इसे माइनस का माइनस की तरफ, प्लस का प्लस की तरफ पढ़ के भी बना सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि जैसे ये बना है वही नंबर लिख करके उसी तरह से लिखो, पर आप माइनस और प्लस को अपने अपने पास जो है वो करके लिख सकते हो। अब अगला प्रश्न है, बेंगलोर सबसे गर्म 22 डिग्री सेल्सियस तथा सबसे ठंडा लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस है, तथा इनके तापमान में अंतर देखना है। तो सबसे गर्म वाले प्लेस में से सबसे ठंडे वाले प्लेस को घटा दिया जाएगा, इसीलिए 22 डिग्री सेल्सियस माइनस ब्रैकेट में -8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ 2 ब्रैकेट क्यों रखा गया, कारण कि लाहौल स्पीति जो है वो माइनस में था, यानी बहुत कम माइनस में होने के कारण जो है ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है। अब इसको हल करने के लिए यदि मित्रों ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह दिया गया है तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, पर अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। इसी कारण से 22 डिग्री सेल्सियस के बाद अब माइनस का चिन्ह था अंदर, तो अब वो प्लस का हो गया। अगर प्लस का होता तो माइनस का हो जाता। तो 22 डिग्री प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस दोनों का अंतर होगा। फिर तीसरा है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। तो लाहौल स्पीति का श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है और लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दोनों को घटा देंगे तो -2 -8 डिग्री सेल्सियस, तथा अब यही चीज़ पहले की तरह कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल करके प्लस हो जाएगा। तो -2 प्लस -8, तो प्लस का सिंबल ज़्यादा है, प्लस का नंबर ज़्यादा है, इस कारण से हमारा चिन्ह जो है वो प्लस में आएगा। अब 6 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में अंतर होगा। अब डी में है, जवाब हमारा पूछा गया था कि श्रीनगर और शिमला के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है कि कम है कि नहीं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ कम है। कैसे मालूम पड़ा, तो हम देख सकते हैं कि श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था और शिमला का तापमान +5 डिग्री सेल्सियस था। इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो 5 में से 2 निकाल देंगे तो 3, यानी शिमला का तापमान जो है, श्रीनगर का तापमान 3 डिग्री और शिमला में 3 डिग्री का अंतर है, यानी 3 से जो है ज़्यादा बड़ा, यानी शिमला ज़्यादा है और श्रीनगर कम है।
यह तापमान श्रीनगर के तापमान से -2 डिग्री से कम नहीं है। अब -2 से क्या शिमला का तापमान है कम, तो बोलोगे नहीं, यह -2 डिग्री से कम नहीं है, सबसे कम श्रीनगर है। प्रश्न संख्या 2 में अब हम देखते हैं, किसी प्रश्नोत्तरी से सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्कर में चेक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 है, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो अब हम जवाब में देखेंगे, चेक द्वारा 5 चक्रों में प्राप्त अंक, पहला 25 था, दूसरा -5, -10, 15 और 10 है। तीन सबको हम प्लस कर देते हैं, तो 25 + -5 फिर प्लस -10 + 15 + 10, तो 25। अब हम आपको एक बात और बता दें कि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदलने वाला नहीं है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इस कारण से 25 - 5 - 10 + 15 + 10। तो अब हम प्लस को जो है वो जोड़ देंगे, फिर बाद में जो बचेगा उसमें माइनस को घटा देंगे, तो 25 + 15 30 हो गया, 40 हो गया, 40 और 10 50, यानी 50 आ गया। अब हम माइनस वाले को देखते हैं, 10 और 5 15, तो 50 में से 15 घटाएंगे जब हम, तो क्या बचेगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 35 बचेगा। अब हम आगे देखते हैं, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी कि -5 डिग्री सोमवार को तापमान था, अब 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो मंगलवार को कम हो गया, तो 5 में से 2 निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और दूसरा, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, तो मंगलवार को तापमान बताना पड़ेगा हमें, तो 5 में से 2 को घटाव करना पड़ेगा। अब बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, अब मंगलवार को 2 डिग्री कम हुआ था और बुधवार को 4 डिग्री बढ़ गया था, तो बुधवार को तापमान कितना था, तो हमें मंगलवार और बुधवार का तापमान बताना है। तो सोमवार को श्रीनगर का तापमान बराबर 5 डिग्री, मंगलवार को तापमान बराबर 2 डिग्री कम होना, तो -5 - 2, तो माइनस प्लस करने पर -7 डिग्री हो गया। अब आगे बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गई है, तो -7 और +4, तो 7 में से 4 निकाल देंगे जब, क्योंकि माइनस का चिन्ह, माइनस का अंक ज़्यादा है, प्लस का कम है, तो 7 में से 4 निकालेंगे तो -3 डिग्री जो है वो बुधवार का तापमान होगा। अब अगला देखते हैं, एक हवाई जहाज़ समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज़ समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज़ के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी, तो सबसे पहले यहाँ देख लो कि समुद्र तल से, जैसे कि समुद्र तल है, समुद्र तल से लेकर के जहाज़ तक इसके बीच की दूरी क्या है, इसके बीच की दूरी है 5000, और फिर समुद्र तल से लेकर के समुद्र के अंदर तक की दूरी कितनी है, 1200। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम 5000 + 1200 इन दोनों को जब जोड़ देंगे, क्योंकि हमें पनडुब्बी के पास से जो है एवरेज निकालना है, तो 5000 + 1200 अगर मीटर जोड़ा जाता है तो कुल 6200 मीटर होगा, 6200 मीटर, वही हमारा जवाब होगा। अब आगे देखते हैं, 5वां प्रश्न है, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इनमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक धन से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे, तो निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम कि जो जमा किया जाता है उसे प्लस में बोला जाता है, और जो निकाली गई राशि होती है वो घटाव यानी कि माइनस में होता है। तो जमा की गई राशि जो है वो धन में आएगा, निकाली गई राशि माइनस में आएगा। तो बैंक में जमा की गई कुल राशि कितनी थी, यानी सबसे पहले 2000 रुपये खाते में जमा करता है, यानी कि जमा की हुई राशि देखो 2000 थी और निकाली गई राशि 1642 थी। तो 1642 यानी कि 1000 पूरा, और 1000 के बाद फिर 642 और था, तो हम क्या करेंगे कि और 642 और पीछे जाएंगे, तो बची हुई राशि जैसा कि आप ऐसा लिख सकते हो, 2000 + -1642 बराबर 358 रुपया, यानी कि ये आपका प्लस में आएगा, लेकिन जो निकाली गई राशि होती है वो सदैव माइनस में होता है। इसी कारण से हमने 2000 में 1642 को घटा दिया। अब अगला प्रश्न आया हमारा, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6,
रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु पर बिंदु बी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक कहा जाता है तो निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसके अंतिम स्थिति की किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? तो मान लेते हैं एक रेखा खींचा हमने, ए और बी इसमें दिया, एक और रेखा होनी चाहिए जो कि हल में यहाँ दिया हुआ है। पश्चिम की ओर तय की गई दूरी ऋणात्मक संख्या से निरूपित होगा, रीता द्वारा तय की गई दूरी, यानी क्योंकि जब हम कहीं जा रहे हैं वहाँ से वापस आ रहे हैं तो उसे जो है ऋणात्मक से होता है तय की गई जाती है, ठीक है, तय की गई होती है, और जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वो प्लस में होता है। अब हमने एक रेखा खींचा जिसमें पूर्व और पश्चिम लिख दिया। अब बीच में बिंदु ए से 20 किलोमीटर गए और बिंदु बी से 30 किलोमीटर वापस उसी दिशा में आए। जब 30 किलोमीटर वापस उसी दिशा में हम आएंगे तो हमारा जवाब जो है 20 माइनस 30 होगा। 20 माइनस 30 का मतलब कि हमारा जहाँ घर था हम अपने घर से भी 10 किलोमीटर और आगे पीछे चले गए, इसी कारण से हमें इसे जो है वो माइनस में दिखाना पड़ेगा, यानी हमारा जवाब जो है -10 किलोमीटर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मायावी है। अब देखो यहाँ पर कि इन दोनों को हम जोड़ते हैं। पहले वर्ग में देखो, पहले वर्ग में +5 ब्रैकेट में -1 प्लस -4 ब्रैकेट में फिर बराबर 5 और -1 -4 बराबर 0 मिला, यानी पहले पंक्ति में 0 मिला, दूसरे पंक्ति को हल करने पर 0 मिला, तीसरी पंक्ति को हल करोगे जब आप उसी तरह तो 0 आएगा। फिर पहले स्तंभ को करोगे तो 0 आएगा, दूसरे स्तंभ को करोगे तो 0 आएगा, तीसरे स्तंभ को भी करोगे तो 0 आएगा, यानी सभी तरह से ये क्या बन रहा है विकर्ण में, तथा विकर्ण में 1:5 यानी +2 3 बराबर 5 2 और 3, यानी कहने का मतलब 5 में से 5 निकालेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ विकर्ण 2 में देखते हैं 0 प्लस ब्रैकेट में -2 प्लस ब्रैकेट में -4। अब हम इसको हल करते हैं तो 6, यानी सभी संख्याएं तो समान आई थी, परंतु विकर्ण पहला भी समान आया था, परंतु विकर्ण दूसरा समान नहीं आया, यहाँ 0 नहीं आया, अतः यह क्या नहीं है, यानी एक मायावी वर्ग नहीं है। अब आगे देखते हैं दूसरे में, पंक्ति में हल किया तो -5 9 आया, फिर द्वितीय पंक्ति को हल किया तो -9 आया, तीसरी पंक्ति को हल किया तो भी -9 आया। अब पहले स्तंभ में -9, दूसरे स्तंभ में भी -9 आया, तीसरे स्तंभ में जो है -9 आया। अब विकर्ण की बारी, विकर्ण को जो हम हल करना शुरू किए तो -9 आया, दूसरे विकर्ण को हल किया तो 9 आया और -9 आया। तो इससे ये ज्ञात होता है कि यही जो है जादुई क्या मायावी वर्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें यानी कि स्तंभ की तरह, पंक्ति की तरह और विकर्ण की तरह हर एक तरह से प्लस माइनस करने पर जो है एक ही संख्या प्राप्त हो रही है, और जब एक ही संख्या प्राप्त होगा तो उसे मायावी वर्ग कहते हैं। हाँ, तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस ब्रैकेट में -b बराबर a प्लस b का सत्यापन कीजिए। तो हम सर्वप्रथम यहाँ पर बायां पक्ष और दायां पक्ष लेकर करेंगे, जैसे कि हमारा प्रश्न a बराबर 21 b बराबर 18 दिया गया है। तो बायां पक्ष बराबर a माइनस b, तो हम a की जगह पर 21 लिखेंगे और बाहर माइनस ब्रैकेट के अंदर b की जगह पर 18 लिखेंगे। अब 21 और माइनस प्लस हो जाता है, +18 बराबर 39 हो गया। ये तो था हमारा बायां पक्ष। अब दायां पक्ष देखते हैं। दायां पक्ष में a प्लस b होता है, तो 21 और 18, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 39 आएगा। अब हम ऐसा बोल सकते हैं, इसलिए ये इसलिए का चिन्ह है और बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है। ठीक इसी प्रकार से हम a और -b को देखते हैं, तो a में जो है वो 118 है और b में जो है 125 है। तो 118 माइनस 125 बराबर 118 प्लस 125 बराबर 243। दायां पक्ष में a प्लस b बराबर 118 125 बराबर 243 है, यानी कि ये भी समान आया। अब इसको करने जाओगे आप तो ये भी आपका समान आएगा और होगा सब सेम उसी तरह से। अब अगले प्रश्न को करने के लिए क्वेश्चन संख्या 9 के लिए निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए छोटा, बड़ा और बराबर का चिन्ह बताओ। बड़ा, छोटा और बराबर का चिन्ह बताओ। अब आगे
अब यहाँ ये लिखा है -8 प्लस -4। अब यहाँ देखो एक बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ -8 और -4 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि -8 को और -4 को जोड़ेंगे जब, इन दोनों यानी कि ये क्या है, दोनों तरफ का मान समान है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस होने के कारण ये भी माइनस गिना जाएगा और दूसरे में नहीं, दोनों ये समान नहीं है 8 में, यानी आपका जो ये वाला भाग है ये क्या है, बड़ा है। अतः हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, हम ये वाली सिंबल लगाएंगे इसमें। अब आगे दूसरा -3 + 7 -19 और यहाँ 15 - 8 + 9, तो -3 में 7 जोड़ देंगे तो 4 बचेगा, -19 में 7 3 4 निकाल देंगे तो -15 बचेगा। अब यहाँ 15 - 8, 15 में से 8 निकालेंगे और फिर 9, 15 में से 8 निकालने के बाद 9 फिर निकालेंगे, तो ये दोनों समान नहीं हो रहे हैं, यानी कि 8 निकाल लेंगे तो 7 बचेगा, फिर 9 निकालेंगे तो -2 आएगा, और जबकि यहाँ -3 में से 7 निकाला तो 4 बचा, और फिर 19 में से 4 निकाला तो 15 बचा, यानी कि ये जो है वो समान नहीं है, बल्कि कौन सा चिन्ह आएगा इसमें, यानी इसमें भी यही चिन्ह आएगा। आप इस तरह से आगे के क्वेश्चन को जो है वो बड़ा है कि छोटा है क्या है उसे आसानी से हल कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आया। पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पानी मौकी सीढ़ी पर है। अब यह एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे उतरता है और अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है, तो ऊपर की ओर आता है, फिर कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा, पहला प्रश्न हुआ। अब दूसरे प्रश्न में बोला गया कि पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है, इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ी चढ़ता है ऊपर की ओर और 2 सीढ़ी नीचे आता है दूसरी छलांग में, तो वह कितनी छलांग बाद जो है वो वापस अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। और तीसरा प्रश्न है, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक किया जाता है, तो निम्न को पूरा करते हुए भाग 1 और 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए, यानी उसकी गति भी मापनी है। तो अब यहाँ 8 a = 8 मान लेते हैं और b = 8 मान लेते हैं। अब आगे नीचे जाते समय बंदर 3 सीढ़ियाँ नीचे कूदता है तो 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, तो अब हम बनाएंगे कैसे, हमें 8 तक ले जाए -8 तक ले जाना है, तो -3 + 2 फिर प्लस -3 + 2 प्लस -3 + 2 प्लस -3 + 2 प्लस -3 + 2, यानी क्यों ऐसा किया मैंने, ऐसा इसलिए किया गया है कि हम सीढ़ी की ऊंचाई नीचे जो गहराई है वो 8 मीटर है। अब 8 मीटर तक पहुंचने के लिए अब पहली बार -3 किया, दूसरी बार 2 किया, तो हुई कितनी, 1 सीढ़ी। फिर अतः ये पहला में 1 आया, दूसरे में 1, फिर तीसरे में 1, चौथे में 1, पाँचवें में 1, और फिर इसके बाद नीचे की ओर जा रहा था तो 3 हो गया, तो 5। अब ये सब -1 था, तो -1 -1 -1 -1, यानी सब में आपका होगा -1 -1 -1 -1 -1, तो टोटल आपका हो गया 1 2 3 4 5 और -3 6 7 8 -8 हो गया, यानी कि वो नीचे सीढ़ी तक पहुंच गया, सीढ़ी के तल तक। अब इसी तरह से यानी वो उसने कूदा कितनी बार, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11 बार में वो -8 तक पहुंच जाएगा। अब दूसरा इन्होंने कहा कि पानी पीने के बाद वह निम्न प्रकार से ऊपर वाली सीढ़ी तक पहुंचने के लिए कूदेगा, तो अब इसी तरह 4 - 2, यानी कि जब ऊपर की ओर जाएगा तो 4 - 2 प्लस 4 - 2 प्लस 4। अब क्यों मतलब इतना ही हुआ यहाँ, तो देखते हैं। पहली बार 4 सीढ़ी वो ऊपर गया, 2 सीढ़ी नीचे आ गई, फिर 4 सीढ़ी ऊपर गया, 2 सीढ़ी नीचे आ गया, कितना हो गया टोटल, 4 में से 2 निकाल लिया तो 2 बचा, यहाँ 4 में से 2 निकाला तो 2 यानी 2 2 4 हो गया, फिर 4 सीढ़ी ऊपर गया, तो 4 यहाँ हुआ था, 4 और 4 8, और जब वो ऊपर आ गया तो 2 सीढ़ी नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, अतः 2 + 2 + 4 = 8, यानी वो कितनी बार में ऊपर आया,
1 2 3 4 5 बार में वो 8 मीटर जो है आसानी से पहुँच गए। अब तीसरे और बी में योग 8 अर्थ 8 सीढ़ी ऊपर की ओर से है। अब हम प्रश्नावली 1.2 को देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, इसमें प्रश्न संख्या 2 से दिया है। ए में एक ऐसी ऋणात्मक पूर्णांक योग में लिखिए जिसका अंतर 8 हो। हमें कौन सा योग में निकालना है? ऋणात्मक, यानी कि माइनस में, मतलब कि माइनस माइनस को जोड़ने पर जो है प्लस आवे। एक ऋणात्मक, बी में एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक को लिखिए जिनका योग -5 है। अब तीसरे प्रश्न में दिया है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 का अंतर हो। तो हम पहले के जवाब में चलते हैं। ए में एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक योग जिनका अंतर 8 हो सके तो -10 और -2, -10 और -2 को जब हम माइनस करने जाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब माइनस करना है, तो ये जो है 10 ब्रैकेट में -2 है और फिर माइनस का चिन्ह बाहर, फिर ब्रैकेट के अंदर -10 है। तो अब हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 10 करेंगे तो 8 मिल जाएगा, जो हमारा एक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक भी है और हमें योग धन के रूप में यानी सिर्फ 8 मिल रहे हैं। अब दूसरा, एक ऋणात्मक पूर्णांकों में और धनात्मक पूर्णांकों का योग यानी कि -5 होना चाहिए, यानी कि एक ऋणात्मक पूर्णांक भी होना चाहिए और धनात्मक भी होना चाहिए। तो -6 + 1 कर देते हैं, तो बराबर -6 में से 1 निकाल देंगे तो -5 बचेगा। अब आगे, सी में एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर -3, यानी ऋणात्मक और धनात्मक का अंतर -3 का है और दोनों को योग करने पर जो है -3 प्राप्त होता है। तो एक -1 और ब्रैकेट के बाहर -2 करते हैं, तो -1 -2 को ये टोटल करेंगे तो -3 प्राप्त होगा। अब आगे हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हम यहाँ देखते हैं कि ए टीम द्वारा प्राप्त बराबर -40, 10, 0 करके हम इसे जब हल करते हैं तो -40 + 10 + 0 बराबर -30 हुआ। और बी टीम द्वारा प्राप्त संख्या 10 + 0 फिर -40, तो 10 + 0 + 40 बराबर -40 बराबर 30, -30 प्राप्त हुआ। चूंकि का सिंबल भी आता है, पर चूंकि यहाँ लिख दिया है, दोनों टीम द्वारा प्राप्तांक समान है, अतः किसी भी टीम ने एक दूसरी टीम से अधिक अंक नहीं प्राप्त किए हैं। और दूसरा प्रश्न था कि हम टीम का अंकों को अदला बदली करके भी जोड़ सकते हैं। तो हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं यदि वह वही पूर्णांक हुआ तो। अब चौथे प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला आया -5 + -8 बराबर -8 प्लस। अब यहाँ देखिए -5 दिया है इसमें बाएं पक्ष में, परंतु दाएं पक्ष में नहीं दिया है, तो वही चीज़ जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ दूसरे प्रश्न में -53 फिर सिंबल के बराबर -53। अब -53 में ऐसा क्या जोड़ा जाएगा कि -53 आना चाहिए, तो ऐसा मात्र अंक 0 है। अब अगला है 17 + -17 बराबर 0। अब हमें 0 लाना है, तो जितनी संख्या उतनी संख्या को अगर हम घटा देंगे तो वही आ जाएगा। अब आगे चौथे में 13 प्लस बड़े ब्रैकेट के अंदर 13, छोटे ब्रैकेट के अंदर -12 प्लस -7 बराबर 13 प्लस बड़े छोटे ब्रैकेट में 12 और 7, यानी कि एक दूसरे को जो संख्या थी उससे लिखा गया, जो नहीं थी उसे बाएं पक्ष में से निकाल कर लिख दिया गया है। चौथे में भी वही सेम है, -4 है, +15 है, +-3 है। तो इसमें -4 दिया था, 15 दिया था, पर 3 नहीं दिया था, तो 3 को यहाँ पर लिख देना है। अब हम यहाँ प्रश्नावली 1.3 में देखते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। अब हम गुणनफल को ज्ञात करते हैं। तो मित्रों, एक बात हम आपको बता दें कि कभी भी
अगर प्लस और माइनस का गुणा होगा तो आंसर जो है यानी कि जवाब हमारा माइनस में आएगा। अगर हम माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो हमारा जवाब प्लस में आएगा, और माइनस प्लस का करेंगे तब भी जवाब हमारा माइनस में ही आएगा। तो एक चीज़ का याद रखना, आप 3 का गुणा -1 में करेंगे तो जवाब हमें क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। यानी 3 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो 3 आएगा, और माइनस अगर दिया है, पहले में प्लस और माइनस दिया है तो जवाब माइनस में आएगा। अब दूसरे में भी 1 -1 गुणे 225, तो ये माइनस और प्लस का गुणा है, तो ये भी आपका माइनस में जवाब आएगा। दूसरे में देखिए 1 माइनस 2 माइनस, 2 माइनस दिया तो माइनस माइनस का अगर हम गुणा करते हैं तो हमें जवाब प्लस में आएगा। यानी 21 में 30 का गुणा करेंगे तो 21 गुणे 30 बराबर 630 होगा। अब आगे -316 गुणे -1, दोनों आप देखो यहाँ पहली संख्या में भी माइनस है, दूसरी संख्या में भी माइनस है, तो इसका जवाब प्लस में आएगा। अब आगे -15 गुणे 0 गुणे -18। अब सबसे ख़ास बात यह भी है कि यदि हम किसी भी अंकों के साथ यदि 0 का गुणा करेंगे तो हमारा जवाब जो है सिर्फ 0 आएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। तो -15 गुणे 0, फिर हमारा क्या हो जाएगा, 15 में 0 का गुणा पहले करेंगे और -18 में भी 0 का गुणा करेंगे। तो अब हम 15 में 0 का गुणा किए तो 0 आया, अब 0 में 18 का गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा। यानी हमारा टोटल योग कितना मिला, 0। और 0 कभी भी जो है धनात्मक या ऋणात्मक नहीं होता। अब यहाँ सदैव धनात्मक 0 जो है वो धनात्मक होता है, क्योंकि उसमें किसी चिन्ह का न होने का मतलब वो धनात्मक होता है। -12 गुणे -11 गुणे 10। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हुआ, और तीसरा अंक जो है वो प्लस में है, तो प्लस यानी जवाब हमारा प्लस में ही आएगा। यानी अब हम इसका गुणा करेंगे जब, तो यहाँ इन दोनों का गुणा किया तो क्या आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 1320 प्राप्त होगा। अब ठीक इसी तरह यहाँ जी नंबर में भी 9 गुणे -3 गुणे -6, तो 9 प्लस में था, 3 और 6 माइनस माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दोनों सब प्लस में हो गए। यानी पहले इसमें सब प्लस में हुए, तो 9 गुणे -3 -6 बराबर 27, -6 बराबर 162 प्राप्त हुआ। अब आगे 18 गुणे -5 -18 गुणे -5 गुणे -4। अब हम देखते हैं 18 का गुणा 5 में करेंगे जब, तो 18 बच्चे 90 हुआ। तो अब माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 90 हुआ। अब 90 का गुणा 4 में जब करेंगे तो 9 चौक 36, 360 हुआ, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। तो जवाब हमें क्या प्राप्त हुआ, 360 मिल गया। अब आगे -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे 3 गुणे 4। तो अब देखो पहला माइनस दूसरा माइनस, 2 माइनस का गुणा करेंगे तो जवाब प्लस में आएगा, 3 माइनस का गुणा करेंगे तो जवाब माइनस में आएगा। सम संख्या में आया, मतलब माइनस का चिन्ह जो है वो 2 बार हुआ, 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्या में हुआ तो सदैव जवाब प्लस में आएगा। परंतु अगर वो सम संख्या में नहीं हुआ, विषम संख्या में हुआ, तो उसका जवाब जो है वो माइनस में आएगा। तो अब यहाँ तीसरी बार माइनस आया, तो अब हम आगे गुणा 4 का करेंगे तो माइनस प्लस जो है वो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि माइनस होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि -1 गुणे -2 यानी 2 1 कम 2 प्लस हो गया। अब 2 में 3 का -3 का गुणा किया तो 2 3 6 -6 हुआ। अब 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 यानी कि -24 प्राप्त होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं जे -3 गुणे -6 गुणे -2 गुणे -1। संख्या पहले हम गिन लेते हैं, माइनस की कितनी है, 1 2 3 4, यानी सम संख्या में माइनस है, सम संख्या में माइनस, इसका मतलब जवाब हमारा प्लस में आएगा। अब हम गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 3 6 18, 18 दूनी 36, 36 एकम 36, यानी जवाब हमें प्लस में देखो मिल गया। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो 18 गुणे ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में 7 प्लस छोटे ब्रैकेट में -3। तो अब हम -3 ब्रैकेट में है तो उसको हल करते हैं, प्लस का चिन्ह है ब्रैकेट के बाहर, तो ये माइनस में ही रहेगा। तो अब पहले हमारा नियम जो है ये दर्शाता है कि ब्रैकेट को पहले हल करो। तो 18 में 7 का गुणा करते हैं और 18 में फिर 3 का गुणा करते हैं, तो 18 सत्ते 56 हो गया। और फिर इसके बाद अब लेकिन आप चाहो अगर तो इस तरह भी कर सकते हो कि दोनों कॉमन आ रहा है तो 18 को बाहर ले लो और 7 में से 3 निकाल दो। 7 में से जो हम 3 निकाल देंगे तो 4 बचेगा, और 18 में 4 का गुणा करेंगे तो 72 होगा। या तो फिर आप अगर 18 में 7 का गुणा कर दो, 18 में 3 का गुणा कर दो, दोनों को घटा दोगे तब भी 72 आएगा। अब दायां पक्ष, ये तो बायां पक्ष था, दाएं पक्ष में 18 गुणे 7
और प्लस 18 गुणे -3 बराबर 18 में 7 का गुणा करेंगे तो 126 होगा, और फिर 54 का गुणा करेंगे तो 72 होगा। यानी दोनों पक्ष में, यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में समान आ रहा है। तो आप कह सकते हो बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। अब आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि बाएं पक्ष -21 गुणे -4 -6 है। यानी हम संख्या देख लेते हैं माइनस का, 1 2 और 3 है। 3 का मतलब कि ये माइनस में जवाब होगा। अब हम 21 में 4 का गुणा करेंगे तो 84 हुआ, 84 में 6 का गुणा करेंगे जब, तो हमें 210 प्राप्त होगा, जो कि माइनस में आएगा। अब इसका दायां पक्ष देखते हैं तो -21 गुणे -4 प्लस -21 गुणे -6। तो 4 और 6 को या तो आप वैसे 84 प्लस 126 कर देंगे तो भी 210 प्राप्त हो जाएगा आपको। और 210 आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों बायां पक्ष और दायां पक्ष जो है दोनों समान आएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणे a किसके समान है? दूसरा, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 का 7 गुणनफल है। अब आगे देखते हैं। पहला, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणे a करेंगे तो -a ही प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या और -1 का गुणा उस संख्या के योज्य प्रतिलोम होता है, यानी उसके विपरीत होता है। अब पूर्णांक ज्ञात करो जिसमें -1 का गुणा करने पर प्राप्त होता है जो, तो -1 का गुणा -22 में करेंगे तो हमें उसका उल्टा क्या प्राप्त हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब 37 है, 37 में अगर हम -1 का गुणा करेंगे तो -37 यानी उल्टा हो जाएगा। 0 में 1 का गुणा करेंगे तो ये प्रतिलोम, 0 प्रतिलोम होता है, और -1 अगर किसी भी संख्या से गुणा की जाती है तो वह उसका योज्य प्रतिलोम होता है। अब आगे देखते हैं। अब अगला है हमारा, फिर इन्होंने कहा 4 में -1 गुणे 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाइए जो -1 गुणे -1 बराबर 1 को निरूपित करता हो। तो -1 गुणे 5 बराबर -5 हुआ। इसी तरह 4 का, 3 का, 2 का, 1 का और 0 का जब हम सब करेंगे तो आपको यहाँ 5 और फिर इसके बाद -5 आया, -1 गुणे 4 करेंगे तो बराबर -4 आएगा। -4 में -5 फिर -1 करेंगे तो -5 + 1 करेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। यानी इस तरह से हम इन दोनों संख्याओं को निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, उचित गुणधर्मों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें कौन सा गुणधर्म कैसा लग रहा है वो ध्यान से आपको देखना है। जिसमें पहला प्रश्न है 26 गुणे ब्रैकेट में -48 प्लस -48 गुणे -36। तो 48 हम संख्याओं को गिन लेते हैं कि पहली संख्या तो हमारी ये रही, पहली संख्या हमारी जो है वो यहाँ से यहाँ तक रही। दूसरी संख्या हमारा यहाँ से यहाँ तक का रहा। क्यों ऐसा? क्योंकि जब गुणा किसी संख्या में होता है तो वो संख्या एक ही मानी जाती है, उन दोनों संख्याओं को एक ही बोला जाता है। तो यही चीज़ हुआ है। अब आगे तो अब हम आगे देखते हैं। 26 गुणे 48 प्लस 48 गुणे 36 था, तो 48 को हम कॉमन ले लेते हैं और 26 और -36 को अंदर कर देते हैं। तो -36 में से 26 को निकाल देंगे, तो -36 में से 26 को निकाल देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 10 प्राप्त होगा। अब -48 में 10 का गुणा करेंगे तो दोनों संख्या माइनस होने के कारण हमें जवाब प्लस में मिलेगा, जो कि 480 है। अब इसी तरह यहाँ 8 गुणे 53 गुणे 125, यहाँ पर कॉमन कोई नहीं है। जब यहाँ कॉमन कोई नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब में गुणा करना पड़ेगा। तो 8 में -53 का गुणा, 125 का गुणा कर दिया, जितना आया उसमें -53 का गुणा करेंगे जब, तो हमें जवाब 53,000 प्राप्त होगा। अब ये 53,000 किस में आएगा? माइनस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारी पहली संख्या का जब हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा। और दूसरी संख्या भी माइनस है, ध्यान देना, नहीं जवाब प्लस में आएगा हमारा। तो अब हम 8 में 53 का गुणा करते हैं, 53 माइनस नहीं था, 53 का गुणा करेंगे तो आपका 424 होगा। अब 424 में जो कि यहाँ दिया है 424 में -125 का गुणा करेंगे तो 53,000 होगा। अब यहाँ देखते हैं, हमें दिया गया है 15 गुणे -25 गुणे -4 गुणे -10। अब हम यहाँ देखो 25, 4 और 10 है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो 15 गुणे -10 इसको ले लेते हैं, फिर गुणे 25 -25 गुणे -4। तो 15 में 10 का गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा, जो कि माइनस में आएगा। अब -150 में 25 का गुणा करेंगे तो
जो है वो कितना प्राप्त होगा, यानी कि वो भी माइनस में आएगा, और फिर इसमें गुणा करेंगे वो प्लस में आएगा, और फिर 4 में गुणा करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो है वो 15,000 जो है वो माइनस में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डी दिया है, तो -41 गुणे 102 बराबर -41 गुणे 100 + 2। तो गुणे 102 बोलो चाहे 100 + 2 बोलो, दोनों का मान सेम होता है। अतः 41 दोनों में है तो 41 को कॉमन ले लेंगे, और 100 या तो फिर डायरेक्ट अगर आपको करना है तो 41 गुणे 100 कर देते हैं, और यहाँ 41 गुणे 2 कर देते हैं, क्योंकि 100 कॉमन है दोनों में आ रहा है। तो 4100 हुआ, 4100 प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 42 हो गया। अब 42 एक माइनस, दोनों माइनस माइनस में है, तो जवाब हमारा 4182 आएगा। हमें दिया गया है 625 गुणे -35 प्लस माइनस 625 गुणे 65। तो 625 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 625 को बाहर कर दिया, -35 गुणे -65, तो माइनस माइनस का प्लस करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 35 और 65 का गुणा कर देंगे तो आपका प्लस में आ जाएगा। सॉरी प्लस करना है इसे, 35 और 65 को जोड़ देंगे तो वो जितना मतलब आपका होगा 100 होगा, लेकिन वो माइनस में होगा। तो अब 625 माइनस 100 करेंगे तो हमें 62,500 प्राप्त होगा। 62,500 प्राप्त होने का क्या रीज़न था, तो हम इन दोनों को जब प्लस किए तो हमारा जवाब माइनस में था, और 625 अब यहाँ 62,500 जो है वो माइनस में आएगा, कारण कि 100 जो है वो माइनस में था। अब एफ में दिया है 7 गुणे 50 - 2 बराबर 7 गुणे 50 - 7 गुणे 2। तो आप ये बाएं पक्ष में देखते हैं 7 गुणे 50 - 2, तो 50 में से 2 निकाल दिया तो 2 निकाल दिया तो बचा 48। 48 में 7 का गुणा पहले दोनों में कर देते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। 7 में 50 का गुणा करेंगे 350, 7 में 2 का गुणा करेंगे 14, तो बराबर 336 हुआ। और यदि आप ऐसा भी कर सकते हो, 50 में से 2 निकाल दो 48 आया, 48 में 7 का गुणा करोगे तब भी 336 होगा। अब जी हमें दिया है -17 गुणे -29 बराबर -17 गुणे -30 + 1। -30 + 1 का मतलब भी 29 होता है, अतः दोनों का बाएं पक्ष और दाएं पक्ष समान आएगा। 17 और 30 का गुणा कर देंगे, जितना आएगा उसमें -17 और 1 का गुणा कर देते हैं, तो -17 को जोड़ देते हैं, तो 517 और 30 का गुणा करने में 510 मिला। अब इसमें -17 जोड़ते हैं तो 510 में से 17 घटाने पर 493 प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं हम एच में, हमें दिया है -57 गुणे -19 + 57। तो भागु योग का नियम लगाते हुए पहले गुणा को हल करते हैं हम, फिर प्लस को हल करते हैं। तो -57 गुणे 19 था, तो अब हम 19 + 1 कर देते हैं। 19 + 1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखो ये गुणा माइनस में था, ये प्लस में है, ये दोनों को काट दिया, तो इनकी जगह पे बचा कौन, 1 बचा, तो 19 में 1 का गुणा कर सकते हो आप, तो 19 से कम 19 प्राप्त हुआ। और 57 और 20 का अगर गुणा करते हो आप तो 1140 प्राप्त होगा, यानी 57 गुणे 1100, यानी दोनों कॉमन था ना, तो काटना नहीं है, दोनों कॉमन था, तो 57 को बाहर ले लेंगे, 57 को अंदर ले लेंगे, तो उसके स्थान पर 1 आएगा, तो वो 19 और 1 20 हो जाएगा, 20 गुणे 57 करेंगे तो 1140 प्राप्त होगा। अब अगला प्रश्न आया हमारा, किसी हिमकरण यानी ठंडा, हिमकरण मतलब ठंडा होता है, प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कमरे का प्रारंभिक तापमान 40 डिग्री, प्रति घंटा तापमान कम होना यानी 5 डिग्री। अब 10 घंटे बाद तो -5 गुणे 10 डिग्री सेल्सियस बराबर हो गया -50 डिग्री सेल्सियस। अब 10 घंटे बाद कमरे का तापमान 10 - 50 40 - 50 बराबर -10 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 40 तो था ही शुरुआत का। अब हर घंटे 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 घंटे में 50 डिग्री कम होगा, -50 हो जाएगा। फिर आगे आप इस तरह से इसे कर सकते हो। प्रश्न संख्या 7, इस 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, एवं प्रत्येक नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। अब आगे मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक, रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं, उसके द्वारा अंक कितने हुए,
फिर हीना के कुल 7 प्रश्न किए हैं, उनमें से 2 का उत्तर सही है, बाकी 5 का उत्तर गलत है। उसे कितने अंक मिलेंगे? तो अब यहाँ जवाब आएगा एक सही उत्तर के लिए दिए गए अंक बराबर 5। तो 4 सही उत्तर के लिए दिए गए अंक 5 × 4 यानी 20 हुआ। और गलत लिए गए उत्तर के लिए एक गलत के लिए -2 है, तो 6 गलत के लिए -12 हुआ। अब हम फिर अतः मोहन द्वारा प्राप्त अंक 20 + -12 बराबर 20 - 12 बराबर 8 अंक हुआ। अब इसी तरह रेशमा को 5 सही उत्तरों के लिए 5 × 5 = 25 और रेशमा को 5 गलत उत्तरों के लिए -2 × 6 बराबर -10। तो अब हम 25 में से 10 को घटा देंगे तो जवाब हमें मिल जाएगा 15। और इसी तरह हीना का 2 सही उत्तर के लिए दिए गए अंक 2 × 5 = 10, 5 गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक 2 × 5 = -10। अब 10 - 10 करेंगे तो हीना को 0 अंक प्राप्त हुआ। अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग के सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो ए किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो प्रत्येक उसका लाभ अथवा हानि क्या है? दूसरा प्रश्न है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी की सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो ना ही हानि हो? अब आगे जवाब, सफ़ेद सीमेंट की 1 बोरी बराबर 8 रुपये का लाभ, 3000 बोरी का लाभ बराबर 3000 × 8 बराबर 24000 रुपये का लाभ। अब स्लेटी सीमेंट के 1 बोरी पर हानि बराबर 5 रुपया, तो 5000 बोरियों की हानि बराबर 5 × 25,000, 25,000 का हुआ। अब कुल हानि 24,000 - 25,000 बराबर -1000 का हुआ। अब दूसरा प्रश्न था, 6400 स्लेटी सीमेंट बेचने पर हानि 6400 × 5 बराबर 32,000 रुपये की हानि होगी। मतलब रुपये न हानि हो न लाभ हो, तो उसे सफ़ेद यानी कि इसमें न तो हानि हुआ न लाभ हुआ, तो सफ़ेद सीमेंट पर 32,000 रुपये लाभ होना चाहिए। यानी कि अगर स्लेटी सीमेंट पर न हानि हुआ और न ही लाभ हुआ तो सफ़ेद सीमेंट पर जो है उसे 32,000 रुपये का हानि होनी चाहिए। तो अतः इसलिए बेची गई सफ़ेद सीमेंट की बोरियां 32,000/8 यानी 8 बोरियां बेची गई थी, तो बराबर हो जाए 4000 बोरियां प्राप्त हुई होगी। अब आगे, निम्न को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। तो अब यहाँ -3 दिया है, गुणा का चिन्ह दिया है। अब 27 की 3 के बारे में कितनी बार में आता है? तो हम जानते हैं कि 9 की बार में आता है, लेकिन ये बाहर देखो बराबर करके यहाँ पर 27 सिर्फ दिया है, माइनस नहीं दिया है। इसका मतलब यहाँ गुणा में -9 आएगा। और यहाँ -8 है, कितनी बार में आया? 7 बार में। तो अब यहाँ चिन्ह जो है, यहाँ चिन्ह क्या है? माइनस का है, तो यहाँ सिर्फ 7 आएगा। आप इस तरह से जो है इसको हल कर सकते हो। और हमारा प्रश्नावली 1.4 में हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है -30/10। अब हम माइनस और माइनस में माइनस का भाग अगर प्लस से होता है या प्लस का भाग माइनस से होता है तो क्या आएगा जवाब? तो ये चीज़ याद रखना कि माइनस भाग माइनस करेंगे तो यानी कि चाहे प्लस का करें या माइनस करें, जवाब हमारा जो है सदैव माइनस में ही रहता है। अगर कोई भी 2 संख्या में से कोई भी संख्या अगर माइनस की है तो वह संख्या का जवाब माइनस में ही आएगा। अब देखते हैं उत्तर ए। तो -30 मतलब भाग 10, तो अब 10 में 30 का भाग देंगे तो 10 का पहाड़ा ऐसा बोलेंगे कि 30 से ज़्यादा ना हो, तो 10 एकम 10, 10 × 20, 10 के 30, 3 बार हुआ, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे। -3 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 30 वाली संख्या जो है वो हमारा माइनस का है। अब आगे 50 भाग -5। अब 50 का भाग -5 में करेंगे, 3 दोनों में से एक संख्या माइनस की है, तो 5 का पहाड़ा बोलेंगे 50 से ज़्यादा ना हो, तो 5 दाम 50 यानी -10 हुआ। अब यहाँ देखते हैं दोनों संख्या माइनस की है, एक भागफल भी वही है, भाजक भी वही है और भाज्य भी वही है, तो -36 में -9 का भाग देंगे। जब भाजक और भाज्य दोनों माइनस में होगा तो हमें जवाब किस में प्राप्त होगा? प्लस में होगा, यानी इसीलिए 9 चौक 36 यानी 4 प्राप्त हुआ। अब भाजक माइनस में है, भाज्य आपका प्लस में है, तो जवाब माइनस में आएगा। भाजक प्लस में है और भाज्य माइनस में है तो भी जवाब माइनस में आएगा। अगर भाजक और भाज्य दोनों माइनस में है तो जवाब प्लस में आएगा। भाजक या भाज्य दोनों प्लस में है तो भी जवाब प्लस में आएगा।
अब -49 भाग -49, तो जवाब -1 हुआ। आप इसी तरह इसको हल कर सकते हो। नेक्स्ट है 31 भाग 30, तो 31 में +1 बराबर 31 भाग 30 -1। फिर अब यहाँ देखते हैं कि -31 में 30 का भाग देना था और फिर +1 करना था। +1 बराबर, यानी कि हम इस तरह करेंगे तो क्या 31 में 30 का भाग देंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 31 में 30 का भाग देंगे जब, तो यहाँ देखो दिया हुआ है कि 31 भाग 30, अब +1 के बजाय -1, यानी इसको पीछे लेते हैं, यानी चिन्ह बदलते हैं तो -1 हो जाए, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर प्लस है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। तो ये -31 डिवाइडेड -30 -1, तो अब दोनों 31 हो गया, तो कट जाएगा और दोनों में माइनस था, इसलिए यहाँ पर हमें जवाब 1 प्राप्त होगा। आप इसी तरह इनको हल करोगे। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है A B C के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए A भाग B + C = नॉट A भाग B + A भाग C को सत्यापित कीजिए, जो कि बराबर नहीं है A भागे B और A भागे C के। अब आगे A बराबर 12, B बराबर -4 और C बराबर 2 है, तो हम सूत्र के हिसाब से, जैसे कि यहाँ सूत्र दिया हुआ है A भाग B + C, तो अब हम उसी के हिसाब से करते हैं। तो A बराबर 12 किया तो भाग -4 + 2 कर दिया, तो अब -4 में से 2 निकाल दिया, बचा -2, तो 12 में से -2 घटाएंगे जब, तो -6 प्राप्त हुआ। अब इसी तरह हम दूसरे को लेते हैं, जो कि यहाँ दिया हुआ है A भाग B + A भाग C। तो अब यहाँ देखते हैं A भाग B और A भाग C, तो मतलब यहाँ A बराबर 12 था, तो 12 भागे -4 + 12 भागे 2, तो 12 में 4 का भाग देंगे, 12 में 4 का भाग देंगे तो -3 आया, और फिर 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आया। तो -3 और 6 को इन दोनों को हल करेंगे तो जवाब हमें 3 मिलेगा, जबकि ऊपर -6 मिला था और यहाँ 3 मिलेगा। अतः ये इनके बराबर 0, मतलब ये दोनों एक दूसरे के समान नहीं होंगे। अब दूसरा भी इसी तरह देखो A B C बराबर -10 भाग 1 + 1 बराबर -10 भाग 2 बराबर -5, और A B, यानी इस तरह से करके आप इसको हल कर सकते हो। अब आया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में 369 में किसका भाग दोगे कि हमारा संख्या 369 सेम प्राप्त हो, तो इसका ऑप्शन मात्र एक ही है कि हम 1 का डिवाइड करेंगे तभी ऐसा हो सकता है। दूसरा -75 में 75 का भाग देंगे तो -1 आएगा। फिर -206 में 206 का भाग देंगे तो 1 आएगा। 87 में 1 का भाग देंगे तो 87 आएगा। 87 में 1 का भाग देने पर 87 प्राप्त होगा। 48 में 48 का भाग देंगे तो -1 प्राप्त होगा, क्योंकि एक माइनस है तो माइनस प्लस का ध्यान देना पड़ेगा। 20 में -10 का भाग देंगे तो -10 या -2, और -12 में 4 का भाग देंगे तो -3 प्राप्त होगा। अब आगे 5 ऐसे पूर्णांक युग्म A B लिखिए ताकि A बराबर B बराबर -3 हो, तो एक युग्म 6 - 2 है, क्योंकि 6 भाग -2 बराबर -3 है। तो 5 पूर्णांक युग्म A B इस प्रकार है। A भागे B बराबर 3, तो पहला है 3 - 1, 3 भाग -1 बराबर -3। तो अब हम इसको हल कैसे करेंगे, देखो पहला तो बन गया 12 - 4 हुआ। 12 - 4 को कैसे करेंगे, तो 12 - 4 बराबर -3। अब आगे फिर 15 - 5 है, तो 15 भाग -5, यानी इनको अलग अलग करके इन दोनों संख्या को -3 लाना है, तो जो कि आसानी से मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न आया 5, प्रश्न संख्या 5। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। अब आगे तापमान में अंतर +10 माइनस और -8। अब 10 - 8, 10 माइनस ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट में -8, तो बराबर होगा 10 + 8 बराबर 18। 18 का मतलब होता है 12 और 6 18, यानी 6 बजे। अतः प्रत्येक 1 घंटे में तापमान में गिरावट 2 डिग्री की है। तापमान 0 डिग्री से 8 डिग्री के नीचे जाने के लिए समय घंटों में करना है, तो कुल तापमान में कमी 1 घंटे में कमी, तो कुल तापमान में कमी कितनी हुई 18
और 1 घंटे में कितनी है कमी 2, तो 18 में 2 का जब हम भाग देंगे तो हमें जवाब 9 घंटे में आ जाएगा, यानी 9 घंटे बाद जो है वो तापमान में 8 डिग्री की कमी आएगी। आप ऐसा बोल सकते हो यानी कि रात 9 बजे जो है शून्य में 8 डिग्री से टेम्परेचर 8 से नीचे होगा, और आधी रात के समय तापमान 10 डिग्री माइनस 2 गुणे 12, तो 12 दूनी 24, तो 10 में से हम 24 को निकाल देंगे तो बचेगा -14 डिग्री, यानी आधी रात को -14 डिग्री तापमान होगा। प्रश्न 6, एक कक्षा के टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। अब आधी रात राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए गए तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था। फिर मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसने 7 उत्तर सही पाए गए थे और उसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर जो है वो गलत था। अब हम देखते हैं सही 12 प्रश्नों के लिए +3 के आधार पर कुल अंक 3 गुणे 12 बराबर 36 हुआ, इसलिए का चिन्ह है, इसलिए राधिका ने प्राप्त किए 20 अंक। क्यों? क्योंकि यहाँ टोटल 36 होता है और उसके बाहर मतलब राधिका का 20 अंक प्राप्त किया है, 20 अंक है उसका, तो 12 उत्तर सही थे उसके, तो 12 गुणे 3 करते हैं तो उसका मान जो है वो 36 है। 36 में से उसका कितना गलत है, 16 अंक गलत है, इसीलिए उसे राधिका को 20 अंक प्राप्त हुआ। तो अब हम यानी कि राधिका का 20 अंक सही का है, 36 अंक गलत का है, तो 36 में से 20 निकाल देंगे तो जवाब मिल जाएगा 16, यानी -16 जो है उसका गलत आएगा। अब गलत अंकों की संख्या -2 के आधार पर करो, तो गलत अंकों की संख्या के लिए -2 अंक है, तो -16/2 किया तो 2 × 16 यानी 8 हमें प्राप्त होगा। 7 सही प्रश्नों के उत्तर 3 प्लस के आधार पर 3 गुणे 7 बराबर 21 अंक प्राप्त हुआ। मोहिनी के प्राप्त अंक -5 है, तो अब हम 21 में से -5 को घटा देंगे, तो -5 - 21 बराबर -26। अब गलत प्रश्न और सही प्रश्न की संख्या, तो -26/-2, 13 दूनी 26 यानी 13 अंक हुआ। अब आगे एक उत्पादक किसी खान कूपन में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। दो बिंदुओं की स्थिति में ऊंचाइयों का अंतर 10 मीटर का है, -350 है, ब्रैकेट में -350 लिखना होगा। अब 350 प्लस में आ गया, अब 350 प्लस उतरने की संख्या प्रति 6 मिनट, इसलिए नीचे उतरने में लगा समय बराबर 360 और भाग 6 का किया तो 60 मिनट का, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हुआ, यानी 1 घंटा समय उसे नीचे उतरने में लगेगा।